नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ है रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आपको बताएंगे आज की राजनीति के जगत के अंदर की सारी खबरें। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आपको याद दिलाते हैं आज 5 अगस्त है, लेकिन आज 5 अगस्त पर वैसा कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ। लेकिन 5 अगस्त के दिन इससे पहले जो बड़े धमाके हुए उनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। 370 हटी थी आज ही के दिन 2019 में, याद कीजिएगा 370 और 35A। प्रधानमंत्री ने आज उस पर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा है #370 एब्रोगेशन के साथ। उसकी बात हम लोग देवेंद्र से करेंगे, लेकिन पहले ये जो हमने पीछे आज देवेंद्र लिखा है, मोदी के मंत्री राहुल गांधी वो 50 मिनट, या मोदी के एक मंत्री की राहुल गांधी से 50 मिनट तक मुलाकात हुई थी। इसकी चर्चा हम लोग कॉफी में कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी नई बातें और देवेंद्र से पूछना चाह रहा था। किरण रिजिजू मिले राहुल गांधी से दूसरी बार, पहली बात तो ये दूसरी बार 10 दिनों में दूसरी बार। वो भी बताते हैं बड़ी खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई थी, हमने कल बात की थी उसकी, और आज फिर ये मुलाकात हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है? राहुल गांधी को कुछ समझाया जा रहा है, राहुल गांधी कुछ अपनी बात सरकार को कन्वे करना चाह रहे हैं। बार बार क्यों राहुल गांधी से मिल रही सरकार? पहले सौरभ ये कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा, जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं जैसे केसी वेणुगोपाल या इस तरह के जो नेता, उनके थ्रू ये कम्युनिकेट कराया जाए कि अपनी पार्टी में आप ये कम्युनिकेट करें, सरकार ऐसा सोच रही है। क्योंकि ये व्यवस्था होती है संसद की प्रक्रिया, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिसमें पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन को चलाते हैं। तो उस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश जब उस लेवल पर समझ में आ गया कि नहीं हो पा रही है, चाहे गौरव गोगोई हो या केसी वेणुगोपाल हो, स्वाभाविक तौर पे वो ये बात यही कम्युनिकेट कर रहे थे सरकार को और सरकार के मंत्रियों को कि राहुल जी नहीं मान रहे। तो किरण रिजिजू जी खुद आज उनके पास पहुँचे राहुल गांधी के दफ्तर में, जो पार्लियामेंट में जो उनका दफ्तर है, वहाँ पर तकरीबन 50 मिनट की लगभग वो मुलाकात थी, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और वहाँ पर किरण रिजिजू जी बार बार ये कह रहे थे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं सरकार को जो पास कराने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सदन की कार्रवाई ठीक से चले, तो आप लोग उसमें सहयोग करें। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि डिलिमिटेशन बिल, इस पर आपका क्या सोचना है? कि आपको नहीं लगता कि अभी के समय में जो जनसंख्या जैसी हो गई है, तो अब नए तरीके से उसकी संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। हम लोग FCRA को लेकर सरकार अगर बिल लेकर आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? सरकार को पता नहीं उनका क्या ओपिनियन है बंद कमरे में, ताकि इसमें यह समझ में आए कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको या तो आपको समझाया जा सके या आपकी बात समझी जा सके, दोनों ही मकसद ये रहता है। वहाँ पर जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली, राहुल गांधी अड़े रहे इस बात पर कि होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना है, उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो उनका इस्तीफा नहीं मांगा, हम तो स्टेटमेंट मांग रहे हैं। स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ हुआ छात्रों के ऊपर, उस पर आके वो स्टेटमेंट दे। सरकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक तो ये जो प्रयास किया गया वो एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, दूसरा चीज़ कि माहौल एक तरह से पार्लियामेंट का थोड़ा टॉक्सिक सा हो गया है, प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको महत्वपूर्ण बिल पास कराना है तो ज़रूरी है कि आप अच्छा करो और अच्छा करते हुए दिखो भी। इसके बावजूद अगर अपोजिशन के रवैये में चेंज नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट पब्लिक में ठीक जाएगा कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और ऐसा नहीं था कि बुलडोज करने के लिहाज से सरकार ने कुछ कर दिया, अपोजिशन के किनारे करके सरकार ने कोई बिल पास करा लिया। बहुत ज़्यादा, हालांकि कुछ बिल ऐसे पास हो रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और बड़े बिल हो तो सरकार की कोशिश भी है। हाँ, और इतना बड़ा बिल तो ऐसे पास होना निश्चित नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से सरकार वो मैसेजिंग कर रही है वहाँ पर। कल तक ये समझ में आ जाएगा सरकार को कि क्या अपोजिशन के स्टैंड में कोई चेंज होने जा रहा है। अगर नहीं होने जा रहा है तो फिर उसके बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी वो मैं भी कह दूं नहीं होने जा रहा है। और वो तो अमित शाह जी के बारे में इस मुलाकात के बाद जो बोला राहुल गांधी जी ने, उससे तो समझ में आ रहा है कि आज 5 अगस्त को कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ी खबर आ गई, और वो खबर जिनके पास आई वो भी देवेंद्र पराशर ही हैं। अब बता दीजिए आप कि भाई सरकार जो है ये विशेष सत्र के जरिए ये महिला बिल और डिलिमिटेशन बिल पास कराने के बारे में सोच रही है। ये जो आज आई खबर कैसे पहुंची आप तक? अपोजिशन के एक सांसद सौरभ निकले और उनसे जब पूछा गया, हमने पूछा कि क्या मुलाकात हुई जब सरकार के मंत्री और राहुल गांधी जी के बीच में, तो क्या क्या बातचीत हुई। मकसद ये रहता है सौरभ कि एक तो सत्ता पक्ष के लोगों से आप समझ लें, क्रॉस चेक हो जाता है जब आप अपोजिशन से भी बात कर लेते हैं, या सत्ता पक्ष कोई वैसी बात नहीं बताना चाह रहा है जो उसके इंटरेस्ट की ना हो, तो वो अपोजिशन की तरफ से आ जाता है, क्योंकि वो अपनी इंटरेस्ट की बात बताएंगे। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष की बात अगर मिल जाए तो आपके पास ज़्यादा एक तो इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्रॉस चेक भी हुआ रहेगा, और एक वाइड पर्सपेक्टिव में क्या बातचीत होती है आप समझ पाएंगे। उनका ये कहना था कि सरकार तो ये कोशिश कर रही है कि 16, 17, 18 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाए वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के लिए। अच्छा,
तो ये सत्ता कैंप से नहीं, अपोजिशन के कैंप से ये बात बताई गई। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक दूसरे सांसद भी इस बात को कह रहे हैं अपोजिशन के ही। हालांकि सरकार के जब मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने, पहले मंत्री ने ना एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया, दूसरे ने डिनाई किया, तीसरे ने ये कहा कि हम लोग भी टीवी पर ही ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये गलत खबर चल रही है। बट ये खबर अगर कांग्रेस पार्टी ने दी तो इसका मतलब ये तो राहुल गांधी को ही बताया गया होगा। निश्चित तौर पे सौरभ, और इस तरह की मुलाकात अगर हो रही है, उसमें ये चीज़ बाहर आ रही है अपोजिशन कैंप से, तो उसको आप सीधे सीधे खारिज भी नहीं कर सकती। ये समझ में आ सकता है कि संभव है कि आइडिया के तौर पे उस पर भी राय ली गई और डेट्स के साथ बताया जा रहा है, डेट के साथ बताया जा रहा है 16, 17, 18। हाँ, तो उस पर भी हो सकता है कि उनसे राय ली होगी। अगर ऐसा किया जाए तो आप लोगों को कैसा रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूँ कि सरकार ने इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है। वो इस लिहाज से कि जब तक आप उधर का भी मूड ना जाने कैसे आप डिसीजन फाइनल ले लेंगे, लेकिन आइडिया के तौर पर तो रहा ही होगा, तभी ये बात उतनी सामने आई है। तो आइडिया, अगर ये आइडिया भी है तो इसका मतलब ये है कि नंबर भी है सरकार के पास बिल पास कराने हाँ, नंबर्स के बारे में सरकार के एक मंत्री से हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो उसमें यही उन्होंने पूछा कि डिलिमिटेशन बिल को क्या नंबर्स की अभी कमी है इसलिए आप लोग वेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि नंबर्स तो हमारे पास हैं। अरे ये कंफर्म कर रही थी। हाँ, अब वो बार बार कहते हैं कि नंबर तो हमारे पास हैं। फिर स्वाभाविक सा क्वेश्चन ये था कि फिर आप पास क्यों नहीं करा ले रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस तरह के महत्वपूर्ण बिल में हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी की सुन नहीं रहे हैं। हमारे पास नंबर है, सरकार के पास बहुमत है, बहुमत इस बिल को पास कराने के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना है, फिर भी हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो अब कल बता देंगे आप हमको कि क्या होने जा रहा है आगे। कल सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि अब उनका अगला मुझे स्टैंड क्या सरकार होगा। से मतलब नहीं, आप बता देंगे ना मुझे कल, दर्शकों को बता देंगे ना। देखो, तो फिर भविष्यवाणी जैसी चीजें हो जाती है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मजाक कर रहे हैं हम लोग। खैर चलिए, कल तक वेट करते हैं क्या खबर आती है। दूसरा, फिर अब 5 अगस्त की बात पे आता हूं। फिर मैं, प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है 7 years ago on this day, Article 370 and 35A became history, marking a decisive new chapter in the journey of Jammu Kashmir as well as Ladakh। आगे लंबा पोस्ट है, मुझे हैशटैग इंटरेस्टिंग लगा, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में मतलब वो प्राउडली लिख रहे हैं कि हमने एब्रोगेट किया, हमने हटाया धारा 370 को आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को। और आप ही के देश में, हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो कि उस दिन को काले दिन के तौर पर मानते हैं कि ऐसा अन्याय किया गया था। एनीवे, तो खैर ये सरकार तो उसको एक मेडल की तरह लेती है कि हमने इतना बड़ा काम किया था, और प्रधानमंत्री आज उसको याद दिला भी रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा काम हुआ और उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हुआ। बिल्कुल सौरभ, और पिछले 7 सालों के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को जम्मू कश्मीर के को देखें, डेवलपमेंट के पैरामीटर पे, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आप देखें तो लगेगा कि बहुत सारे बड़े बड़े कीर्तिमान बने। जैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सौरभ आज आप सुनिए, और उसमें आपको हैरानी होगी कि किस प्रकार का सिस्टम पहले वहाँ रहा था और अब क्या है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर में 80 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये 80 लोग कौन से थे? जो कि जिनकी फैमिली, जिनके घर का कोई पहले टेरर विक्टिम रहा है 22 साल पहले, 25 साल पहले, 18 साल पहले, और उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। तब के सिस्टम ने आतंकवादियों को सरकारी नौकरी, उनके सिंपैथाइजर को, उनके सिस्टम को सरकारी नौकरी दे रखा है, जिसमें आप देखते होंगे कि कितने सारे लोगों को लगातार वहाँ के एलजी सैक कर रहे हैं। और जो टेरर विक्टिम है, और वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, सारे कश्मीरी हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। फिर तब JNK-LG मनोज सिन्हा ने यह डिसीजन लिया कि जो लोग भी टेरर विक्टिम पहले रहे हैं उन सबके परिवार की सुध ली जाएगी, उनको नौकरी दी जाएगी, और आज ही 80 वैसे लोगों को नौकरी दी गई है। आज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे PDP के लोग हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, इन लोगों की सरकारें पहले रही है। क्या ये नहीं समझ में आना चाहिए था कि उस फैमिली पर जिन्हें आतंकवादियों ने निशाना साधा उसकी सुध लेनी चाहिए? बट आप उनकी नहीं ले रहे हो। मतलब क्या है कि आप इस तरह का माहौल दिखा रहे हो कि आतंकवाद के खिलाफ अगर तुम हो तो हाशिए पे रहोगे, अन्यथा आपने उसकी सुध ली होती। और जो टेररिज्म के सिंपैथाइजर थे, उनके रिलेटिव थे, उनके घर वाले थे, उनको आपने सरकारी नौकरी में भर रखा है। उस तंत्र को चोट पहुंचाया गया इसके मार्फत, धारा 370 हटा के। तो उसका नतीजा ये था कि जैसे आज अगर पूरे प्रोटेस्ट को सर आप देख लें, NC और PDP इन सबों के मिला के, तो 300 लोग भी आपको उसमें नज़र नहीं आएंगे, जबकि पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनके वर्कर्स हैं, सब हैं, तब इस तरह के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आम आवाम है वो इन सबों से उब चुकी है, उस व्यवस्था से उब चुकी थी, और उनको ये लग रहा है कि माहौल तो वो तो उस चेंज को अनुभव कर रही है ना, उसको वो सबसे बड़ी चीज़ उस शांति को अनुभव कर रही है। शांति और डेवलपमेंट। वो आराम से अगर रात में थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं,
डल के किनारे आराम से वो टहल रहे हैं, रॉक शो के आप तमाम वीडियो देखते होंगे, बच्चे गाना गा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं अलग जगहों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कनेक्टिविटी कैसी हो गई है, ट्रेन आप देखें तो जम्मू से श्रीनगर, तो ये सारी चीज़ें तो उनके लिए एक सपना सरीखे हुआ करती थी। वो तो हमेशा कर्फ्यू, बंद, पत्थरबाजी, आगजनी, इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो जो मेजॉरिटी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बदल गया है, जो मेजॉरिटी है उसको ये समझ में आने लगा है कि डेवलपमेंट उनके लिए ज़्यादा अहम है। तो आपने भी उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, फारूक अब्दुल्ला का? उनका स्टेटमेंट तो बहुत ही खराब और निंदनीय है। इतना सीनियर आदमी ऐसी बात कैसे कह सकता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ, दो वहाँ पर दूसरे राज्यों से वहाँ जो गए हुए हैं जो काम करने वाले मजदूर थे, उनकी मौत हो गई, और वो कह रहे हैं कि जब भी हम अपने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तभी ऐसे हमले क्यों होते हैं? बताइए। सोचिए, और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मतलब इतनी विचित्र सारी बातें, वाहियात बयान, निहायत ही वाहियात। और इस तरह के लोगों को, सिर्फ दिक्कत इस तरह के लोगों को है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि उनको चाहिए एक तो ताकत, अपना लूट का फिर सिस्टम बनाएं, और फिर जो आतंकवाद के, अलगाववाद के सिंपैथाइजर हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई ना करे। अभी जैसे क्या होता है, जैसे इनको सारा पावर दे दीजिए और अगले दिन से आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, क्योंकि फिर वहां पर जो पुलिस वाले आतंकवाद पर लगाम लगाते हैं उनके ऊपर ऐसे पॉलिटिकल आका बैठ जाएंगे, उनके कमांड। कितना बदल गया कश्मीर, या कितना आगे निकल गया कश्मीर। अभी जो देवेंद्र बात करे तो उससे आप अंदाजा लगाइए ना, धारा 370 और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं हटाने के दिन के, आज 5 अगस्त को लेकर के। जम्मू कश्मीर में हो रहा है क्या कुछ? जैसे वो बता रहे हैं 250-300 लोग भी नहीं जुटे, दोनों वहाँ की सबसे बड़ी पार्टियां मिलकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब लोगों को भी समझ में आ गया, यार ये मेरे को ये क्या, ये तुमने कागज पर लिख करके दे रखा था, इसका मतलब क्या रह गया था? और मतलब मेरी ज़िंदगी बेहतर होती तो समझ में आता उससे, वो तो हुई नहीं थी ज़िंदगी, तो अब उसके बाद कुछ बेहतर होती दिख रही है तो ठीक है, उनको मतलब नहीं है उस चीज़ से। अब उन 80 फैमिली में सौरभ, अगर एक फैमिली में एवरेज आप 4 लोगों को जोड़ें तो इन जितने प्रोटेस्ट थे उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट तो आज के वो लाभार्थी हैं। अब सोचिए उनके इलाके में, उनके जगह पे ये क्या मैसेज जाएगा कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं तो फिर आपके साथ देश पूरी तरह से खड़ा है। जिस हेड कांस्टेबल को मारा आतंकवादियों ने, तुरंत उसकी फैमिली के एक व्यक्ति को नौकरी दे दी गई, उनकी पत्नी को। तो ये सिस्टम दिखा रहा है ना कि मेन स्ट्रीम के साथ आप चल रहे हो, और हर स्तर पे हो रहा है। जैसे आपने कहा कि आतंकवाद में जिन परिवारों के अपने गए वो मुस्लिम परिवार हैं तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित जिनके साथ उस वक्त उस दौर में अत्याचार हुआ 90 में, वो उनको अब इंसाफ मिल रहा है। अब आप सोचिए किस किस लेवल पे सौरभ अत्याचार उनके ऊपर हुआ, मतलब उनकी जान मान नुकसान, घर से भगा दिया गया, आगजनी की गई, निर्वासित कर दिया गया, वो सारी चीज़ें तो रही। 300-350 लगभग मंदिर हुआ करते थे प्राचीन पुरातात्विक महत्व के कश्मीरी हिंदुओं के। उन सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ के या तो जीर्ण कर दिया गया या तोड़ फोड़ कर दिया गया, सरकार कोई सुध नहीं लेती थी। जे.एन.के उपराज्यपाल के टेन्योर में उनमें से तकरीबन 150 मंदिर को रिस्टोर करा दिया गया। अच्छा। तो आप सोचिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिहाज से कि आप कहाँ पे चोट पहुँचा रहे थे। और वो जो सेक्युलरिज्म के जो चैंपियन है उस पर एक शब्द उसमें आप नहीं सुनेंगे उनका, वो उस तरह की बात ही नहीं करेंगे। भाई उनके भी तो राइट्स हैं ना। अभी एक मैं वहाँ तस्वीर देख रहा था कि उन्होंने बहुत पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, वहाँ पे बड़ा जमावड़ा था कश्मीरी पंडितों का। तो ये सारी चीज़ें अब वो की जा रही हैं जो कि करनी ज़रूरी थी। और अभी भी मैसेज यही है कि अगर आप आतंकवाद के साथ किसी भी रूप में दिखेंगे तो आपके ऊपर सख्ती बहुत कड़ाई के साथ बरती जाएगी। और वो नतीजा है सौरभ कि जम्मू कश्मीर को अपेक्षाकृत आप शांतिपूर्वक माहौल में देख रहे हैं। अपेक्षाकृत मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि कभी कभी कोई घटनाएं होंगी, खासतौर पर तब जब एक पूरा देश वहाँ के माहौल को ख़राब करने में लगा है। और यहाँ भी कुछ लोग अभी हैं और ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि इस अलगाववाद को हवा देने में लगे हैं। जैसे पीओजेके में सौरभ जितना कुछ हो रहा है वहाँ पर वो थोड़े ही शांत बैठा रहेगा, वो तो चाहेगा ही ना कि यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में जो मारा गया, छत्तीसगढ़ के जो मजदूरों को कश्मीर में, मकसद वही था कि ये दुनिया में दिखाओ कि नहीं डिस्टर्बेंस यहाँ भी है। होना तो ये चीज़ था कि हमारे यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट के भी सारे नेता और कश्मीर के भी सारे नेता पीओके पे बोलते कि ये वहाँ के लोगों, ये बढ़िया मौका है, वो हमारे लोग हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, अब उनको हमारे साथ आ जाना चाहिए। भाई ये आवाज़ जानी चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 370 लौटाओ, 370 लौटाओ। अब देखिए कश्मीर की पार्टियों में विवाद है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी आरोप लगाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि तुम 370 को भूल गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना सांसद अपनी पार्टी के लिए कहता है, अपने मुख्यमंत्री के लिए कहता है कि तुम लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, तुम 370 को भूल गए। वो ये सब दिखावटी है, ये सब कोई 370 उनको मालूम वापस आने वाला नहीं है। तो वो बात नहीं कर रहे कश्मीर की पार्टी वाले। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मैं हैरान रह गया आज, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्यसभा सांसद कह रही है वी वांट 370 बैक। क्या लेना देना आपको 370 से? आप 370 के पक्ष में क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं? क्या एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है?
एक सिंगल आर्गुमेंट आप दे दीजिए, टीएमसी की सांसद बोल रही हैं। हाँ, और एक सिंगल आर्गुमेंट नहीं लगेगा कि क्यों 370 बनी रहनी चाहिए, अनलेस अनटिल आप ये नहीं चाहते हो कि एक अलगाववाद की भावना वहाँ के लोगों में रहे कि आप अलग हो, आप खास हो, आपको कोई आपके हक को कोई छीन लेगा, आपकी ज़मीन को कोई या छीन लेगा। 2019 के बाद वहाँ के हालात खराब हो गए होते और बिल्कुल। तो आप कहते। और सोचिए कि उससे पहले की स्थिति, जैसी ऐसी तस्वीरें सौरभ आती थी कि आर्मी पर्सन के ऊपर पत्थर से अटैक हो रहा है, कॉलर से खींच के यंग लड़के लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आके पत्थर चला रहे हैं, फिर पैलेट्स गन चल रहा है, वो उन सारी तस्वीरों को पीछे छोड़ने के बाद एक खूबसूरत तस्वीर आपको इतनी दिख रही है और आवाम वहाँ पे चल पड़ी है। वहाँ के हुक्मरान अभी भी नहीं चल रहे, जो पॉलिटिशियन है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, और कांग्रेस पार्टी तो वहाँ पे एलाइज में है एनसी के। अरे एक खबर मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किया था, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा आपसे पूछ ही लेता हूँ। ये जो विजय ने जो किया वहाँ तमिलनाडु में, उदयनिधि स्टालिन को, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मौजूदा, इनको वो एक टिप्पणी निहायती घटिया की थी उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की एक एक्ट्रेस मित्र के ऊपर, लेकिन अरेस्ट कराया। तो इसको लेकर के कैसी प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं आप? विजय ने ठीक किया, विजय ने गलत किया? देखिए, त्रिशा को लेकर जो बोला था उदयनिधि स्टालिन, वो तो वाकई बहुत डबल मीनिंग भद्दा था। हाँ, एकदम चीप और लेकिन अरेस्ट भद्दा करा था। लेना इस पर, और कोर्ट ने कहा छोड़ो तुरंत। हाँ, वो अरेस्ट कराना, उसमें एक तरह से आप देखें कि देखा इस रूप में जा रहा है कि एक भद्दी टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने की। पहले भी सनातन धर्म वगैरह को लेकर भी एक से एक भद्दी टिप्पणियां कर चुके हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको नेता बनाने का मौका विजय ने दे दिया। अभी तक वो करुणानिधि और स्टालिन के छाया से उदयनिधि बाहर नहीं आए थे। इस एपिसोड ने, क्योंकि उनके समर्थक भी आ गए सड़क पे और इतना प्रोटेस्ट, इतनी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ये समझा जा रहा है कि शायद विजय ने थोड़ा उस सेंटिमेंट को, क्योंकि टिप्पणी बहुत भद्दी थी, तो उनको ये लगा कि चलो अगर इस लेवल पर जाके गिरफ्तार करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य विजय के समर्थक हैं, उनको अच्छा लगा होगा, कुछ न्यूट्रल लोगों को अच्छा भी लगा होगा, कुछ न्यूट्रल को खराब भी लगा होगा, लेकिन जो डीएमके के सपोर्टर्स हैं वो तो एकदम से गैल्वेनाइज हो गए। हाँ, गैल्वेनाइज हुए, और ये मौका उन्होंने विजय ने दिया उदयनिधि को। उदयनिधि के हिसाब से आप देखें तो उनकी पॉलिटिक्स, जैसे वो निहायत ही चीप स्टेटमेंट है, लेकिन उसको ये इस कवरअप के साथ वो कि हमने तो कावेरी के लिए बोला था, कावेरी के जल के संदर्भ में मैं बात कर रहा था, उसके लिए बोला था, उस कवरअप का इस्तेमाल करके इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर रहे हैं कि यस नाउ आई एम द लीडर। ऑल्दो बिल्कुल अनरिलेटेड हैं, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे, डिलिमिटेशन बिल की बात हम कर रहे थे, देखिए ना, एक एक छोटी छोटी घटना जो है ना, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, कभी कभी पीछे से पुश दे देती है, एक झटका दे देती है आपको। जैसे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने नाता तोड़ा डीएमके से, तो तुरंत डीएमके जो है इधर थोड़ा सटने लगी बीजेपी के साथ। तो ये भी एक मुझे ऐसी घटना लगती है कि इसके बाद जो है, भाई कांग्रेस और विजय एक हैं, तो इस घटना के बाद फिर वो और मतलब दूरी बनाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सौरभ, कि इसके बाद से एकदम से वो आक्रामक ही तो होना जो चाहिए। बीजेपी की कोई अंडरस्टैंडिंग अगर बनती होगी तो वो थोड़ी सी और जो है 2 कदम और शायद चल पाए। हाँ, और उन दोनों में जितना ही डिफरेंस होगा, जैसे डीएमके के साथ एक समस्या ये ज़रूर रहेगी कि बीजेपी के साथ वो इतनी मुखालफत कर चुकी है कि बीजेपी के स्टैंड को एक झटके में तुरंत सपोर्ट कर दे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन उनके सामने ऑप्शन क्या है कि अगर आपको वहाँ पर विजय और कांग्रेस की सरकार से उलझना है तो केंद्र के सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र के सरकार के साथ कम से कम आप चाहोगे कि यहाँ भी एक मोर्चा हम ना खोल दें, वरना फिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सरकार में, जब आप सरकार के साथ होते हो तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ़ायदे के तौर पे देखी जाती हैं, तो वहाँ पर तो डीएमके स्वाभाविक तौर पे थोड़ा करीब, बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली बीजेपी भी नहीं सटा सकती, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के जैसे कि बयान सब रहते रहे हैं सनातन विरोधी, और बीजेपी ने उसको इतना बड़ा इशू बनाया, लेकिन एक टैक्टिकल अलायंस के तौर पे पार्लियामेंट में कई सारे इशूज़ पे आएगा, और डिलिमिटेशन बिल पे तो लगातार हमें डीएम के वो तो कोई कोवर्ट समर्थन जैसा कुछ होगा। हाँ, उसमें वो मिलता रहा है कि 50% को अगर रिटर्न में दिया जाए तो वी विल थिंक मतलब सपोर्ट करेंगे, मना नहीं किया जाता है। ठीक है। कल एक बुक लॉन्च के मौके पर राहुल गांधी ने आरएसएस पर और नरेंद्र मोदी पर काफ़ी टिप्पणियां की हैं। राहुल गांधी, उसमें कोई नया नहीं था, लेकिन यह है कि वो पता लगता है कि राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं इस वक्त। तो जैसे राहुल प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा कि वो अपनी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया जो गाली दे रहे थे, तो वो कौन होते हैं माफ़ करने वाले, माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। फिर आरएसएस पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी विचारधारा है, मतलब जहरीली विचारधारा है, और ऐसी विचारधारा है जिसको देश के अंदर बहुत से लोगों का समर्थन नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस पूरे देश को एक ही रंग में रंगना
जो है वो ठीक है, वो ऐसा मानते हैं, लेकिन भारत उस मिट्टी का बना हुआ नहीं है, भारतीय उस मिट्टी के बने हुए नहीं है कि वो संघ की इस जहरीली विचारधारा से अपने आप को जोड़ेंगे। नया कुछ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को एक आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट, सोल आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट में कहूँगा, आरएसएस और बीजेपी के मोदी के तौर पर अपने आप को खड़ा कर लिया है। हाँ बिल्कुल सौरभ, और कोई मौका वो नहीं छोड़ते। आरएसएस पे अगर अटैक करने का उनको अवसर दिखे तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते। उसके पीछे वजह आप समझ सकते हैं कि जैसे एक तो राहुल गांधी का अपना माइंडसेट, जो उनका सिस्टम है वो लेफ्ट विंग वाला ही, उस तरह लेफ्ट या सेंटर के जो लोग रहे हैं वही, चाहे सोनिया गांधी के साथ रहे हो या उनके साथ रहे हो। तीसरी चीज़ कि आपको मुस्लिम वोट का अगर चैम्पियन बनना है तो वहाँ पर आरएसएस पे अटैक करना ही करना होगा। आरएसएस पे जैसे आप अटैक करते हो वहाँ पर आप उसके चैंपियन बनते दिखते हो। तो राहुल गांधी के अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो मौके की तलाश में रहते हैं कि ये एक डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें बीजेपी के सांसद है राधा मोहन सिंह उसके चेयरमैन हैं। हाँ, उसमें उन्होंने वहाँ भी ये कहा कि जो सैनिक स्कूल थे वो आरएसएस से जुड़े हुई संस्था को चलाने को दिया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें। तो वो लगातार आरएसएस पे अटैक करते रहे हैं। एजुकेशन मामले में भी आपने देखा कि आरएसएस को लोगों को रखा एक अंतर है, मैं आपको बताऊं इसमें क्यों ये डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर जितना बोलते हैं उतना ही वो आरएसएस पर बोलते हैं। आपने कभी अखिलेश यादव को आरएसएस पर बोलते हुए सुना है? आप याद कीजिए, किसी और अपोजिशन पार्टी को आपने सुना हो? मतलब एंटी बीजेपी बहुत सारी पार्टियां हैं, इस तरीके से सीधे आरएसएस को हेड ऑन लेने वाले मैंने बयान नहीं देखा। राहुल गांधी बहुत ज्यादा बोलते हैं और ये हमेशा से ही, और बीच में उनके बयान कुछ ऐसे भी आए थे जिसको लेके कोर्ट में जाना पड़ा था। और जैसे आरएसएस के हिसाब से सर आप देखें तो राहुल गांधी को ये समझ में आता है कि बीजेपी के पास जो हार्डकोर वर्कर की एक ताकत है उसके पीछे एक बड़ी वजह हो जाती है उनका आरएसएस के बैकग्राउंड का होना। जैसे आरएसएस के प्रचारक के हिसाब से सौरभ समझिए, ऐसा नहीं है कि आरएसएस में सारे लोग वैसे हैं। समाज के बाकी सेक्टर में जिस प्रकार के दुर्गुणे हैं उस दुर्गुण से आरएसएस भी अछूता नहीं है। वो सारी कमियां उनमें भी है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा वैसे लोग हैं जैसे अगर किसी को प्रचारक बनना हो सौरभ, तो पहली शर्त क्या होती है? आरएसएस की असली ताकत है उनके प्रचारक मतलब पहली चीज़ ये कि अगर आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करके आप कोई कैरियर बनाना चाह रहे हैं, छोड़ दीजिए। दूसरी आपकी कमज़ोरी होगी परिवार, छोड़ दीजिए। तीसरी आपकी कमजोरी होगी भोग विलासी उस तरह के ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, छोड़ दीजिए। चौथी आपकी कमज़ोरी हो सकती है कि आपका क्षेत्र, आपकी जगह, आपके लोग, छोड़ दीजिए। जैसे आप प्रचारक बनेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट भी भेजा जा सकता है, कश्मीर भी भेजा जाएगा। पांचवी आपकी कमजोरी रहेगी आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी सुरक्षा, भूल जाइए। आपको किसी भी एरिया में काम करने को भेजा जा सकता है, आपको जाना होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर जो आया हुआ रखता है व्यक्ति, सैद्धांतिक तौर पे जो सहमत रहता है, वो बनता है आरएसएस का प्रचारक। अब इस तरह के अब सारी चीज़ें तो उसने छोड़ दी, बचा उसके पास क्या? किस चीज़ के लिए वो आया? एक आइडियोलॉजी के लिए। तो जब एक विचार के लिए आया है तो उस विचार के लिए ग्राउंड पे जिस प्रकार की मेहनत करेगा वो, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ और कुछ है नहीं उसके पास। हाँ, वही राहुल गांधी को ज़्यादा वो बात कचोटती है कि उस तरह का मैन फोर्स बीजेपी की जीत में एक सेल के तौर पर काम करता है, और वो इसलिए यहाँ से बार बार चोट पहुँचाते हैं उस आइडियोलॉजी पर, उस कमिटमेंट पे। और कोई ऐसा मौका नहीं देखेंगे कि आरएसएस पे अटैक करना हो और वो छोड़ दें। और ये एक ऐसी चीज़ है जो राहुल गांधी को भी फायदा देती है और बीजेपी को भी फायदा देती है। और यहाँ देखें सौरभ कि आरएसएस के हिसाब से कि पीएम मोदी गर्व से कहते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूँ, अमित शाह गर्व से कहते हैं स्वयं सेवकों की सरकार है पूरी, रक्षा मंत्री गर्व से कहते हैं, सड़क परिवहन मंत्री गर्व से कहते हैं। तो आप देखें तो एकदम फौज है। चलिए, तो कल का दिन महत्वपूर्ण है, जैसा देवेंद्र बता रहे थे कि कल ये कम से कम एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि संसद चलेगी आगे कि नहीं चलेगी, क्या डिलिमिटेशन महिला आरक्षण बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा, क्या इस सत्र में भी ये बिल लाना मुमकिन है। तो भारत की खबर देखते रहिएगा, खबर आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप आए स्टूडियो में। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।